नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। वार चल रहा है, 7वें दिन भी जंग चल रही है और जिसको कहते हैं कि दोनों मुल्क इस जंग को एस्केलेशन लैडर की तरफ ले जा रहे हैं। यानी जो सीढ़ी होती है एस्केलेशन बढ़ावे की, युद्ध के बढ़ावे की जो सीढ़ी है उस पर लगातार चढ़ते जा रहे हैं। जंग लगातार और ज्यादा फैलती जा रही है और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां अटैक किया अमेरिका ने और कहां कहां जवाब दिया ईरान ने। लेकिन जिस तरह की जंग चल रही है उसमें एक बात बहुत समझ में साफ आ रही है कि फिलहाल कोई समझौते वाली बात नहीं होनी है। जब यह समझौता हो रहा था तो भी मैंने कहा था कि यह समझौता अगर टूटेगा तो सबसे बड़ी दिक्कत जो होगी वो पाकिस्तान के लिए होगी। वो दिक्कत अलग अलग तरीके से सामने आ रही है, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ईरान ने इन सब के बीच में एक फुटेज जारी किया है, एक वीडियो फुटेज जारी किया है जो प्रेस टीवी पर आया है। ये वीडियो जो फुटेज है वो उनके मिसाइल स्टोर का है और इसमें आप ब्रिगेडियर आमिर अली हाजीजदेह को जाते हुए देख सकते हैं इंस्पेक्शन करते हुए। अब ये जो फुटेज है इसका बहुत साफ मतलब है कि ईरान बता रहा है अमेरिका को कि हमारे पास मिसाइलें कितनी हैं और अभी कितनी लंबी लड़ाई चल सकती है। दरअसल शायद ट्रंप को छोड़कर यह बात सबके समझ में आ रही है। ट्रंप और उसके पास जो दो चार लोग हैं जो इजराइल के इशारे पर इस पागलपन में कूदे हुए हैं, उनके अलावा बात सबके समझ में आ रही है। अमेरिका का क्या मूड है ये दो अखबारों की हेडलाइन से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स की जो हेडलाइन है वो मैं पढ़ रहा हूं। ट्रंप फेसेस द लिमिट्स ऑफ यूएस फायर पावर एंड द लेसन्स ऑफ पास्ट वार्स। यानी ट्रंप के सामने दो समस्याएं हैं। पहली समस्या तो यह है कि जो फायर पावर है, जो ईरान के ऊपर हमला करने की ताकत है, मिसाइलें हैं और बाकी सारी चीजें हैं, उनकी लिमिट है, उनकी लिमिटेशन है, वो खत्म हो जाएंगी। और दूसरा ये कि जो पिछले जंग के सबक थे वो भी उसके सामने एक बड़ी चुनौती की तरह हैं कि पिछले जंग में जिस तरह से फाइनली अमेरिका को झुकना पड़ा था, इस बार भी झुकना पड़ सकता है। अब दूसरी हेडलाइन में पढ़ रहा हूं राइटर्स की। राइटर्स कहता है ट्रंप थ्रेटन्स न्यू वार एस्केलेशन एंड रिस्क रिपीटिंग ओल्ड मिस्टेक। यानी ट्रंप एक तरफ धमकी दे रहा है कि वो नई लड़ाई शुरू करेगा, ये धमकी दे रहा है कि जंग को काफी बढ़ा देगा, एस्केलेट कर देगा, और दूसरी तरफ अपनी पुरानी गलतियां दोहरा रहा है। ये पुरानी गलतियां यही हैं कि अमेरिका को, यानी खास तौर पर ट्रंप को, यह लगता है कि ईरान को जितना नुकसान पहुंचाएंगे ईरान उतने कमजोर पोजीशन से डील करेगा। पहली बात तो ये कि जिस मुल्क को आप 3 बार धोखा दे चुके हैं, 2 बार चलती बातचीत में और तीसरी बार एमओयू साइन होने के बाद आप धोखा दे चुके हैं, वो मुल्क आपकी बात पर भरोसा क्यों करेगा? वो आपसे बातचीत करने क्यों जाएगा? कहा जाता है ईरान का जो लीडरशिप है, निजाम जो वहां का है, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा कहता है कि बातचीत की तरफ जाना चाहिए और दूसरा हिस्सा कहता है कि जंग को चलाना चाहिए। अब आप सोचिए, जब 3-3 बार धोखा हो गया तो जो हिस्सा यह कहता है कि समझौते की तरफ जाना चाहिए, वो किस मुद्दे पर बहस करेगा? दूसरा हिस्सा उसको दबा देगा, कहेगा कि तुम 3 बार समझौता करके आए, हुआ क्या? हमारे ऊपर हमला हुआ और लड़ाई दोबारा शुरू हुई, अब अमेरिका को तैयारी करने की मोहलत मिल गई। तो इससे बेहतर यह है कि अब इस जंग को तब तक चलाओ जब तक यह एक फैसला कुन ठिकाने तक नहीं पहुंच जाती है, जब तक यह जंग ऐसी जगह नहीं पहुंच जाती है कि अमेरिका हार मान ले। आप देखिए, इजराइल में, इजरायली मीडिया में एक तस्वीर चलाई जा रही है, एआई जनरेटेड तस्वीर चलाई जा रही है। वो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तस्वीर में क्या बताया जा रहा है कि जो पूरा सदर्न इलाका है, जुनूबी इलाका ईरान का है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगा हुआ, उस पूरे इलाके में अमेरिका की आर्मी, नेवी, ये सब मिलकर ऑपरेट करेंगे। उधर से ऊपर से आप देख रहे हैं कि कुर्दिस्तान वाले इलाके से कुर्द हमला करेंगे ईरान के ऊपर, बलोच वाले इलाके से बलोच हमला करेंगे और इजराइल इन सबको सपोर्ट कर देगा, सीरिया के थ्रू सपोर्ट करेगा कुर्दों को और बाकी जगहों से सपोर्ट करके ईरान पर अटैक करेगा और ईरान को कब्जा कर लेंगे। ये ख्वाब है जो इजराइल लगातार अमेरिका को दिखा रहा है। ये वो ख्वाब है जो दिखाकर अमेरिका को इस जंग में घसीटा गया है। अब एप्स्टीन फाइल का इस्तेमाल किया गया कि नहीं किया गया मैं नहीं जानता, लेकिन जो बाहर दिखता है वो यही ख्वाब है। ये वो ख्वाब है जो तब देखा गया था जब खामनेई साहब को शहीद कर दिया गया था, लेकिन ख्वाब और हकीकत में बहुत फर्क होता है।
कुर्दों का जहां तक मामला है, ईरान ने पहले ही कुर्दिस्तान इलाके में अमेरिका के जो बेसेस हैं, अमेरिका के जो आप देखते हैं डिफेंस वगैरह, एयर डिफेंस वगैरह लगा हुआ है, उन पर जबरदस्त हमला किया है। कल एक वीडियो आई थी जिसमें दिख रहा था कि एक पूरा पहाड़ जल रहा है। बताया जा रहा था कि यहां पर अमेरिका का डिफेंस स्टोर था। अब डिफेंस स्टोर वगैरह पर क्यों हमला कर रहा है मैं डिस्कस करूंगा। तो कुर्दों की तरफ से तब तक कोई पहल नहीं होगी जब तक टर्की साथ नहीं देगा। अब ट्रंप गए थे टर्की को जहाज देने का वादा किया है। बदले में एर्दोगान ने अगर यह वादा कर दिया हो कि हम कुर्दों की मदद करेंगे ईरान के अंदर घुसने में, तो बात अलग है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई हलचल देखी नहीं गई है। रहा सवाल बलोचों का, बलोचों की तरफ से भी किसी तरह की कोई हलचल देखी नहीं गई है। अब देखते हैं पूरा जुनूबी बॉर्डर जो ईरान का है, सदर्न बॉर्डर जो ईरान का है, उसको देखते हैं। ये कोई जरा सा बॉर्डर नहीं है 100-200 किलोमीटर का कि आप 2-4 हजार सैनिक भेजकर इस पर कब्जा कर लोगे। जो ये तस्वीर दिखाई गई है, इसको अमली जामा पहनाने के लिए अमेरिका को कम से कम 1,00,000-1,50,000 सैनिक भेजने पड़ेंगे। और 1,00,000-1,50,000 सैनिक अगर इस इलाके में घुसने की और कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो कम से कम 50-25 हजार सैनिक मारे जाएंगे। और उसका अमेरिका में क्या असर होगा वो इस तस्वीर में आपको दिखाई नहीं देता। वो आप इस बात से समझिए कि अमेरिका का एक भी सैनिक मरता है तो पूरे अमेरिका में बवाल हो जाता है। तो इसको अमली जामा पहनाना इतना आसान नहीं है जितना इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ख्वाब अक्सर ख्वाब रह जाते हैं। अगर सारे ख्वाब पूरे हो जाएं तो फिर तो इंसान की जिंदगी ही बदल जाए। हर गरीब बेचारा रात को ख्वाब देखता है कि उसका अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, लेकिन सुबह उठता है तो फिर उसको या तो भीख मांगने जाना होता है या मजदूरी करने जाना होता है। ख्वाब ख्वाब ही रह जाता है। अब जो हमले हुए हैं उनको देखिए। ईरान का दावा है, आईआरजीसी का दावा है कि होर्मुज स्ट्रेट के अंदर 2 टैंकर्स में विस्फोट हुआ है। उनका कहना यह है कि अमेरिका ने गलत जानकारी दी थी, ये जहाज उधर से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, नीचे माइंस लगी हुई थी। ईरान को इन्होंने कोई खबर की नहीं थी, ईरान से कोई क्लियरेंस लिया नहीं था, इसलिए इनके अंदर विस्फोट हो गया और ये दोनों जहाज बेकार हो गए। दरअसल यहां तक हुआ कि अमेरिका में जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं उन्होंने कह दिया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सबके लिए खुला हुआ है। और अमेरिका लगातार प्रेशर बना रहा है जहाजों के ऊपर कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरे। अमेरिका की आर्मी उनका ख्याल रखेगी, उनकी हिफाजत करेगी। लेकिन हालत यह है कि एक भी जहाज अमेरिका के भरोसे वहां से गुजरने को तैयार नहीं है। कल कुल मिलाजुलाकर 8 जहाज गुजरे थे और आज बताया जा रहा है पिछले 24 घंटों में, आज की जब मैं बात कर रहा हूं तो आज 18 जुलाई है, तो आज ये बताया जा रहा है कि केवल 2 जहाज वहां से गुजरे हैं। आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की क्या हालत है कि जहां से सैकड़ों जहाज रोज गुजरते थे वहां से सिर्फ 2 जहाज गुजरे हैं, और वो भी ईरान की परमिशन लेने के बाद। यानी ईरान की बिना परमिशन के एक भी जहाज वहां से गुजर नहीं पा रहा है। यही ईरान ने दांव पर लगाया है कि बाकी कुछ भी हो जाए हम जहाज वहां से नहीं गुजरने देंगे। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान की जीत की गवाही दे रहा है। अब आप देखिए सेंटकॉम ने जो दावे किए हैं, अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है उसने जो दावे किए हैं उसमें सिरिक, बुशहर, बंदर अब्बास, केश्म और यज़्द पर निशाना बनाने की बात है। यानी कि जुनूबी जो सदर्न जो ईरान है उसके अलावा अब सेंट्रल ईरान में भी हमले किए जा रहे हैं। और ईरान के एक सांसद हैं अहमद बख्शायेश अर्देस्तानी, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका जमीनी हमला करने का ख्वाब देख रहा है, अगर उसने ऐसी कोशिश की तो ईरान, कुवैत और बहरीन में घुस जाएगा और वहां जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनको पूरी तरह से तबाह कर देगा। अभी तो तबाह कर ही रहा है। इस बयान के मानी समझिए। दरअसल जिस तरह से पहले सदर्न ईरान पर हमले हो रहे हैं और अब सेंट्रल ईरान पर हमले हो रहे हैं, ये लग रहा है कि और पुलों पर हमले हुए हैं, रेलवे ट्रैक पर हमले हुए हैं, ये लग रहा है, मैंने कल भी ये बात बताई थी कि ये लग रहा है कि अमेरिका तैयारी कर रहा है वहां पर फौज को जमीन पर उतारने का। यानी बूट ऑन ग्राउंड जिसको कहते हैं, उसकी तैयारी कर रहा है अमेरिका। और ईरान ने पहले भी कहा है, और ये जो सांसद साहब ने दावा किया है ये भी वही है कि आप अगर हमारी जमीन में घुसेंगे तो हम उन मुल्कों की जमीन में घुस जाएंगे जहां आपके बेस हैं, यानी कुवैत और बहरीन जो सबसे करीब हैं ईरान के। और अगर ईरान घुस गया बहरीन में तो आप ये समझिए कि आधा बहरीन ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा। सऊदी अरब ने
जिनको वहां बिठाया हुआ है, सऊदी अरब के भरोसे जो बैठे हुए हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यह भी हो सकता है कि सऊदी अरब और बहरीन के बीच में जो पुल बना हुआ है, उस पुल को तोड़ दिया जाए और सऊदी अरब कोई मदद वक्त पर ना पहुंचा पाए। तो ये जंग कहां पहुंच सकती है, एस्केलेशन लैडर मैं क्यों कह रहा हूं, उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब कल आप देखिए कई पुलों को निशाना बनाया गया और एक टनल है शहीद मिर्जाई टनल, उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा जास्क जो उनका स्टेट है, उसके बुंजी गांव में जो बिजली का प्लांट है और समुद्री डीसैलिनेशन पंप है, जिसमें समंदर के पानी को पीने के पानी में बदला जाता है, उस पर भी मिसाइलें दागी गई। ये सारा कुछ ईरान के अंदर हुआ और इसमें 3 लोग मारे गए, 8 लोग घायल हुए। इसके अलावा खुजेस्तान में बताया जा रहा है उम्मीदिये शहर में भी विस्फोट हुआ है, हालांकि वहां किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। बंदर अब्बास रुदान का जो रूट है, उस पर 2 पुलों पर निशाना हुआ है और भी कुछ इलाकों से हमलों की खबरें आई हैं। यानी ईरान में सदर्न ईरान और सेंट्रल ईरान में सिविलियन और आर्मी दोनों ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यह तो हुआ एक पार्ट। अब ईरान ने भी पलट के हमले किए हैं, खासतौर पर कुवैत में जो हमला हुआ है, वहां बताया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक प्लांट और एक डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया है। बहरीन में जो हमला हुआ है, उसमें अमेरिकन स्टोरेज पर हमला हुआ है। एक वेसल था अमेरिका का, जहां पर कोई इंसान नहीं था, उस पर हमला हुआ है और वेसल का जो डिपो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। कुवैत में जो दूसरे हमले हुए हैं, बताया जा रहा है कि ऐसी जगहों पर हमले हुए हैं जहां पर सैनिक थे अमेरिका के। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सैनिक मारे भी गए हैं। कंफर्मेशन कहीं से नहीं है कि मारे गए हैं कि नहीं मारे गए हैं, लेकिन आग दिखाई दे रही है, जहाज दिखाई दे रहे हैं जिनसे सैनिकों को वहां से निकालने की कोशिश की गई है। अब सबको जिंदा निकाल लिया गया है या कुछ घायल हैं या मारे गए हैं, ये तो अमेरिका बताता नहीं है। इसके अलावा भी जॉर्डन में हमले हुए हैं और एक बड़ा हमला, पहली बार ये कहा जा रहा है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, कि पिछले 4 महीनों में सऊदी अरब पर पहला हमला हुआ है। वहां भी अमेरिकन बेस को निशाना बनाया गया है। जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस को निशाना बनाया गया है। यानी कि तकरीबन आप देखते हैं कि सभी गल्फ स्टेट्स के ऊपर हमला किया गया है। इसके अलावा ईरान ने एक दावा किया है जो ट्रंप के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। उसका दावा यह है कि अभी तक तो हम अमेरिकी ठिकानों पर निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब हम ऐसी जगहों पर निशाना बनाएंगे जो ट्रंप से सीधे जुड़ी हुई हैं। यानी ट्रंप ने जो ऑफिस बनवाए हैं, ट्रंप ने जो घर बनवाए हैं, ट्रंप के जो अपनी संपत्ति है, उनके होटल्स हैं, एआई सेंटर्स हैं, उनके ऊपर, या अमेरिका से जुड़े हुए जो इस तरह के सेंटर्स हैं, उनके ऊपर हमला करने की बात है। इन हमलों का मतलब यह है कि आप समझिए गल्फ स्टेट्स के अंदर बिजनेस का बिल्कुल बुरा हाल हो जाएगा, फंक्शनिंग मुश्किल हो जाएगी और बुरा हाल होना शुरू हो गया है। आज की ही खबर है, एक अमेरिकी अखबार में खबर है कि दुबई, जहां कभी नौकरियां बहती थी, लोग जाते थे और तुरंत नौकरी मिल जाती थी, वहां ले ऑफ चल रहा है, लोगों को नौकरियों से हटाया जा रहा है क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है। इस तरह की बहुत सारी खबरें अभी बाहर नहीं आई हैं और अगर इस तरह के हमले शुरू होते हैं तो गल्फ स्टेट्स के लिए भयानक मुश्किल होगी और ये मुश्किल सीधे जुड़ेगी अमेरिका से, क्योंकि वो अमेरिकन बिजनेस हैं, तो अमेरिका के बाजार में मंदी आपको साफ साफ दिखाई देगी। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिकी बाजार या दुनिया की चिंता करने की जगह अपनी चिंता किस हद तक कर रहा है कि खबर यह आ रही है कि जो ट्रुथ सोशल पे वो पोस्ट लिखता है, उसने ये कहा है कि सटोरियों को, सट्टा बाजार के खिलाड़ियों को $100 मिलियन में वो पहले ही बेच देगा, 1 घंटे पहले ही बेच देगा, ताकि उसके हिसाब से वो अपने शेयर की खरीदी या बिक्री कर सकें। सोचिए, एक राष्ट्रपति जो नेशनल पॉलिसीज पर लिखता है, वो अपने ट्वीट या ट्रू सोशल बेचने को तैयार है पैसा कमाने के लिए। अमेरिका की जनता भाड़ में जाए, दुनिया की जनता भाड़ में जाए, लेकिन ट्रंप का पेट खाली नहीं होना चाहिए। ट्रंप के कॉफर्स में लगातार पैसे आने चाहिए। इसका पूरा इंतजाम है। पूरा जो ट्रंप के साथ का सिस्टम है वो लूटने पर लगा है, अपना खजाना भरने पर लगा है। इसके अलावा कोई काम उनके पास नहीं है, ना दुनिया की चिंता है और ना ही उनके पास अमेरिका की चिंता है। मैंने पाकिस्तान की बात की थी और मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इन सेंटर्स पर हमला किया जा रहा है। पहले सेंटर्स की बात आप देखिए, ओमान में रडार पर हमला किया गया। वो रडार क्या करता था कि ओमान से लगा हुआ जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का इलाका है, जहां से वो जहाज गुजारने की कोशिश कर रहा था, उन पर निगाह बना के रखता था कि उनको सिक्योरिटी दे सके। अब उसको खत्म कर दिया गया तो अमेरिका के लिए मुश्किल है वहां से जहाजों पर निगाह बनाना। ऐसे ही एयर डिफेंस सिस्टम खत्म किए गए हैं। ऐसे ही आप देखते हैं कि उनके स्टॉक पर हमला किया गया है, हथियारों के स्टॉक पर हमला किया गया है।
दरअसल ईरान जंग को अपने फुल फ्लेज में ले जाने से पहले अमेरिका के हाथ पांव और आंखें काट देना चाहता है कि हथियार ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाएं, आंखें यानी रडार ज्यादा से ज्यादा बंद हो जाएं और डिफेंस जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाए। इसका इंतजाम कर रहा है ईरान, क्योंकि जानता है कि अमेरिका के पास इसकी किल्लत है। जो टाइम बीच में मिला था उसमें उन्होंने कुछ जरूर राडार वगैरह नए बनाए होंगे, लेकिन इतनी फास्ट ये चीजें बन नहीं पाती। साथ में दूसरी खबर जो पाकिस्तान को लेके है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर चल रही है वेस्टर्न मीडिया में कि पाकिस्तान कुवैत के साथ एक समझौता करने वाला है, जिसमें यह समझौता होगा कि पाकिस्तान को ऑयल वगैरह जो है वो कुवैत देगा, सस्ते में देगा या फ्री में देगा, और बदले में कुवैत में डिफेंस का काम जो है वो पाकिस्तान संभालेगा, यानी कुवैत पर कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान संभालने आएगा। साथ में यह भी खबर है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता टूटने से परेशान है। कहा यह गया कि सऊदी अरबिया को उसी ने कहा था कि हूथी के ऊपर हमले बंद करो, नया फ्रंट मत खोलो। दरअसल पाकिस्तान ओवर प्ले कर रहा है। ठीक है, उसके पास न्यूक्लियर पावर है, अमेरिका और चाइना से मिले हुए हथियार हैं, लेकिन इतने भी नहीं हैं कि वो मिडिल ईस्ट के सारे मुल्कों को महफूज रख सके। इतने भी नहीं हैं कि वो सऊदी अरब को भी महफूज रख ले, कुवैत को भी रख ले, कल को बहरीन को भी रख ले, परसों को किसी और कंट्री को रख ले। इतने भी नहीं है। आप जब ओवर स्ट्रेच करते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है। जब आप ओवर स्ट्रेच करते हो कि सऊदी अरबिया का दुश्मन भी हमारा दुश्मन, कुवैत का दुश्मन भी हमारा दुश्मन, फलां का दुश्मन भी हमारा दुश्मन, तो आप अपने दुश्मन बढ़ाते जाते हो और खतरा यह हो जाता है कि वक्त आने पर या तो आप अपना वादा निभा नहीं पाओगे या वादा निभाने के चक्कर में अपने मुल्क का बड़ा नुकसान कर लोगे। पाकिस्तान की प्रॉब्लम है उसकी इकॉनमी। आसिम मुनीर की तानाशाही वहां पर चल रही है, लेकिन तानाशाही से इकॉनमी ठीक नहीं हो जाती। तो इकॉनमी जरूर ठीक हो जाएगी अगर आप कुवैत से पैसा लोगे, अगर आप सऊदी अरबिया से आपको फ्लो मिलता रहेगा तो इकॉनमी थोड़ी बेहतर हो सकती है। लेकिन अब आप समझिए, कुवैत के ऊपर ईरान लगातार हमले कर रहा है। कल को कुवैत पाकिस्तान से कहे कि आओ हमारी मदद करो, तो पाकिस्तान के लिए सीधे सीधे ईरान की दुश्मनी हल्की पड़ेगी या भारी, ये आप तय कर लीजिए। और ये तो सिर्फ बाहर का मामला नहीं है, अंदर पाकिस्तान की आवाम ईरान की दुश्मनी को बर्दाश्त करेगी नहीं करेगी, ये भी बड़ा मामला है। तो पाकिस्तान, जैसा मैंने कहा था कि अगर ये पीस डील सक्सेसफुल हो गई होती तब तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन इस पीस डील के टूटने से और आसिम मुनीर के लगातार इस तरह के समझौतों की बात करने से पाकिस्तान के लिए आगे बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। अब आखिरी खबर यह है कि अमेरिका की सेना इजराइल में जहाज भेज रही है, और ये ऐसे जहाज हैं जो दूसरे जहाजों को रीफ्यूएल करते हैं, यानी उनमें ईंधन भरते हैं, उनमें जो गैस लगती है वो गैस पेट्रोल भरते हैं। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही ये हो सकता है कि इजराइल की तरफ से अटैक हो, नंबर 1, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि शायद जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो अमेरिका से हाथ पांव जोड़ रही हैं कि भैया हमारे सेंटर्स का, हमारे बेसिस का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि हमारा नुकसान बहुत हो रहा है, और अमेरिका अब इजराइल के बेसिस के इस्तेमाल की सोच रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात मुझे इसमें लगती है और सही बात लगती है वो ये कि ईरान ने जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस को तबाह कर दिया है, ट्रंप जानता है कि इनको बहुत दिनों तक ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए फिर से इजराइल के बेसिस को इस्तेमाल करने की बात हो रही है। इसीलिए वहां पर रीफ्यूएलिंग जो जहाज हैं वो भेजे जा रहे हैं। अब अगर इजराइल को सीधे सीधे जंग में शामिल किया जाता है तो क्या होगा वो बताने की जरूरत नहीं है। जंग कहां पहुंचेगी ये देखना होगा, लेकिन ये जंग सारी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगी। ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूं और ये बात मैं अब भी कह रहा हूं। कल संडे है तो कल संडे को मेरा वीडियो नहीं आएगा 5 बजे से एक शानदार पॉडकास्ट, उसका इंतजार कीजिए। कल शाम को 5 बजे पॉडकास्ट देखिए, और 2 बजे इकबाल भाई जो अपना प्रोग्राम लेकर आते हैं उसको भी जरूर देखिए। वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बातें करते हैं। तो कल यानी 19 जुलाई संडे को 2 बजे आप देखिए इकबाल भाई को, और 5 बजे देखिए मेरा पॉडकास्ट एक शानदार पर्सनालिटी के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।